So good afternoon, students. Let's start ट्रांजिस्टर now. देखो बच्चों, ट्रांजिस्टर चैप्टर में हम लोग जेई मेन को फोकस करते हुए पढ़ाई करेंगे. ओके, सो जानते हैं हम लोग सबसे पहले कि ये ट्रांजिस्टर क्या होता है. लेट अस नो अबाउट दिस. A transistor is a three-terminal electronic device. A transistor is a three-terminal इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. ट्रांजिस्टर क्या है? थ्री टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है बेटे. जैसे हमने डायोड के बारे में पढ़ा था, तो डायोड में क्या होता था? इट वाज द टू टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. ओके, बट अ ट्रांजिस्टर इज अ थ्री टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. ओके, एंड इट हैज टू जंक्शन which has two junctions, which has two junctions. So जो ट्रांजिस्टर होता है बेटे, ये थ्री टर्मिनल डिवाइस है और इसमें कितने जंक्शन होते हैं? अ ट्रांजिस्टर हैज टू जंक्शंस. ओके, तो दो जंक्शंस होते हैं ट्रांजिस्टर में. ट्रांजिस्टर हैज टू junctions. So what are two junctions of the transistor? What are those two junctions of the transistor? है ना, इसको हम लोग जानेंगे. तो देखो बेटे, on the basis of the type of junction there are two types of transistors. ट्रांजिस्टर कितने तरह के होते हैं? ट्रांजिस्टर जो होते हैं दो तरीके के होते हैं. तो दोनों ट्रांजिस्टर के बारे में आप लोग समझोगे तो फिर क्लियर होगा कि ट्रांजिस्टर में थ्री टर्मिनल्स कौन कौन से होते हैं और दो जंक्शंस कौन कौन से होते हैं. तो देखिएगा बेटे, वन ट्रांजिस्टर इज एनपीएन ट्रांजिस्टर. एनपीएन ट्रांजिस्टर एंड अनदर वन इज पीएनपी ट्रांजिस्टर. So one is NPN transistor and other one is PNP transistor. Okay. Sir, good afternoon. Good afternoon. बोलो बेटे. What happened, Mayank? Are you there? Is it all right? Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा. तो हमने जाना ट्रांजिस्टर इज अ थ्री टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which has two junctions. The two types of transistor. ट्रांजिस्टर में जो है टू टाइप्स के ट्रांजिस्टर के बारे में हमने जाना. There are two types of transistor. Two types. And what are the two types of transistor? One is NPN transistor and other is PNP transistor. ठीक है बेटे, ये दो तरीके के ट्रांजिस्टर होते हैं. अब हम इन दोनों ट्रांजिस्टर का सिंबल देखेंगे सबसे पहले कि व्हाट इज द सिंबल यूज्ड फॉर दीज टू टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट. तो उसको सबसे पहले समझते हैं. अपना फोकस बनाए रखिए. देखो बेटा, एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए जो सिंबल आप यूज करते हैं, दिस इज समथिंग लाइक दिस. दिस इज द सिंबल फॉर एनपीएन ट्रांजिस्टर. एनपीएन में आपको क्या होता है? दिस विल बी एन, this will be P and this terminal will be N.
तो आपको दो पीएन जंक्शन टर्मिनल दिख रहे हैं ना, एक पीएन जंक्शन टर्मिनल यहाँ हो गया और एक पीएन जंक्शन टर्मिनल यहाँ हो गया। ओके, तो ये वाला जो एंड है, दिस एंड इज कंसिडर्ड एज द कलेक्टर, दिस एंड इज कंसिडर्ड एज द बेस एंड दिस एंड इज कंसिडर्ड एज इमीटर। ये क्या होता है अभी हम लोग थोड़ी देर में जानेंगे। ओके, अब ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इसके सिंबल में आप इमीटर वाले पे ध्यान से देखना, इमीटर वाला जो आपका टर्मिनल है, इमीटर वाला जो टर्मिनल है उस पे आप एरो इस डायरेक्शन में बनाते हो। तो एरो का जो साइन है, एरो का जो डायरेक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस इतना ही डिफरेंस है, ये जो एरो का सिंबल है यही सिर्फ एक डिफरेंस है पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में। तो चलिए आइए अब जरा हम लोग पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं बेटे। तो ये भी देखने में बिल्कुल वैसा ही रिप्रेजेंटेशन है जैसा कि एनपीएन का है। सो दिस इज कलेक्टर, दिस इज पी, दिस इज एन and this is P. So this is collector, this is again emitter and this terminal is the base. Okay, so this is the symbolic representation of the PNP transistor। इसमें जो एरो का डायरेक्शन होता है, एरो का डायरेक्शन वो अपोजिट होता है, रिवर्स होता है कंपेयर टू पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो एरो का डायरेक्शन होता है इमीटर वाले पे वो अपोजिट होता है कंपेयर टू एनपीएन ट्रांजिस्टर। सो दीज आर द टू सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द, यू कैन से सर्किट डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीएनपी एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर। चलिए बच्चों इसको नोट कर लीजिए। तो देख लो यहां पर मैंने आपको डेफिनेशन में क्या बताया है। I have explained there that a transistor is a three terminal electronic device। तो बेटे यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो ट्रांजिस्टर है ये थ्री टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इस ट्रांजिस्टर में आप देख रहे हैं कि वन ऑफ द टर्मिनल इज कॉल्ड कलेक्टर, C is for collector, and other terminal is the base, B for base, and the third terminal is the emitter, E represents emitter। तो इसको आप देख लीजिए, what are the three terminals, what are the three terminals of the transistor, what are the three terminals of the transistor, three terminals of transistor, three terminals of transistors are, one is C, C is representing the collector, this terminal is called collector, and B it is called base, so this terminal is called base, and another one is E, so this terminal is called emitter, this terminal is called emitter। ओके, इज दिस क्लियर बेटे? यहां तक की बात आप समझ रहे हैं? बताओ बच्चों। Yes, sir. ओके, वेरी गुड। तो चलिए अब जरा इसको आप नोट कर लीजिए, तो फिर इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। प्लीज कंप्लीट योर नोट फर्स्ट ऑफ ऑल। हो गया बेटा? नोटेड डाउन? No, sir. ओके, डू इट क्विकली।
हो गया बेटे, कंप्लीटेड। यस सर हो गया। ओके, वेल डन, लेट्स मूव अहेड। अब देखिए, तो ये बात तो आपके समझ में आ गया जो मैंने डेफिनेशन में कहा था, अ ट्रांजिस्टर इज अ थ्री टर्मिनल डिवाइस। अ ट्रांजिस्टर इज अ थ्री टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच हैज टू जंक्शंस। अब ये समझाना है, विच हैज टू जंक्शंस। देखो बेटा, यहाँ पे तीन टर्मिनल बन रहे हैं, सामने ध्यान दीजिए, चाहे पीएनपी हो या एनपीएन हो, इन दोनों में देयर आर टू जंक्शंस विच आर फॉर्म्ड। जंक्शन का मतलब क्या होता है? पीएन जंक्शन। जंक्शन का मतलब होता है पीएन जंक्शन, दैट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर का जंक्शन। तो यहां पर अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आपको जरूर नजर आएगा कि ट्रांजिस्टर के केस में दो पीएन जंक्शन होते हैं। देयर आर टू पीएन जंक्शन, देयर आर टू पीएन जंक्शन, there are two pn junctions in transistor. is it clear? सामने देखिए, अगर आप कलेक्टर और बेस को देखो तो there is a collector base pn junction, base to collector it is a pn junction, and then base to emitter is also a pn junction. उसी तरह से अगर आप पीएनपी ट्रांजिस्टर में देखोगे तो कलेक्टर बेस इज अ पीएन जंक्शन एंड इमीटर बेस इज अ पीएन जंक्शन। तो कितने जंक्शन है ट्रांजिस्टर में बताइए? हाउ मेनी पीएन जंक्शन आर देयर इन ट्रांजिस्टर? टू पीएन जंक्शन। गुड। तो आपने देखा कि यहाँ पे ट्रांजिस्टर में दो पीएन जंक्शन होते हैं, कौन कौन से हैं वो आप दिख रहा है? दिख रहा है ना बेटा? चलिए, वेरी गुड। सो नाउ यहाँ हम लोगों ने ट्रांजिस्टर क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है मेड ऑफ सेमीकंडक्टर which consists of three terminal and it has two pn junction. Okay, one is collector base and other is emitter base. So these are the pn junction of the transistor. These are the circuit representation of the transistor. ध्यान से अच्छे से फोकस करके देखिए आप। पीएनपी एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो एरो होता है वो जो ये ट्राई जंक्शन है उससे अवे की ओर है। देखो, इस जंक्शन से दूर जाता हुआ है एरो, और यहाँ जो नोड बन रहा है यहाँ पर, और पीएनपी में जो है इस तीनों टर्मिनल का जो जंक्शन है उसकी ओर दिख रहा है। और एरो आप किस पे बनाते हैं? आप एरो बनाते हैं इमीटर टर्मिनल पे। अब ये एरो का क्या सिग्निफिकेंस है बेटे? तो ये एरो आपको करंट का डायरेक्शन बताता है। ये एरो आपको क्या बताता है? व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस एरो? it represent the direction of current when base emitter junction is forward bias. FB का क्या मतलब है यहाँ पर? FB doesn't means Facebook, it means forward bias, ध्यान रखना है। okay, so direction of current when the base emitter junction is forward bias। तो आप जो पीएनपी और एनपीएन में एरो दिखा रहे हैं वो क्या दिखा रहा है यहाँ पर? ये आपको दिखा रहा है कि जब बेस इमीटर जंक्शन को आप फॉरवर्ड बायस करेंगे, ध्यान देना, जब आप बेस इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करोगे तो क्या होगा? वहां पे जो करंट का डायरेक्शन होगा दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायरेक्शन ऑफ एरो ऑन द इमीटर। दिख रहा है ये? चलिए इसको समझते हैं बेटे। लेट अस कम टू द एनपीएन ट्रांजिस्टर फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आप एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या देखोगे? ध्यान दीजिए, जब आप एनपीएन ट्रांजिस्टर को देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि जो बेस है दैट इज पी टाइप और इमीटर जो है दैट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर है? तो आप क्या देखोगे कि बेस पी टाइप है और इमीटर एन टाइप है। तो यहां अगर मैं बेस इमीटर को फॉरवर्ड बायस करूंगा तो करंट किधर जाएगा? करंट हमेशा फॉरवर्ड बायस में पी से एन की ओर जाता है। तो जब आप बेस इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करेंगे, जब आप इसको फॉरवर्ड बायस करेंगे, पी को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दो बैटरी के और एन को निगेटिव से कनेक्ट कर दो, तो ये बेस इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। बायसिंग आपने जो है डायोड में पढ़ा है, मैंने डायोड के क्लास में आप लोगों को बायसिंग समझाया था।
तो उसको रिकॉल करिए। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे कि बेस को P से है तो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करो और इमीटर को निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करो, तो बेस इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो फॉरवर्ड बायस में करंट क्या होगा, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। तो करंट का डायरेक्शन आपको किधर आएगा, वो जो है 3 टर्मिनल के जंक्शन से अवे आएगा, दिख रहा है। दैट्स वाई आपका यहाँ पे जो डायरेक्शन बनाया गया है एरो का, वो इस डायरेक्शन में बनाया गया है। ओके, अब चलिए पीएनपी को देखते हैं। पीएनपी में जब आप अगर फॉरवर्ड बायस करेंगे बेस इमीटर जंक्शन को, सामने ध्यान दीजिए, व्हेन द बेस इमीटर जंक्शन विल बी फॉरवर्ड बायस इन केस ऑफ पीएनपी, तो बेटा ये पी है, तो पी से एन की ओर करंट जाएगा फॉरवर्ड बायस में, तो इसीलिए एरो का जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से है। तो क्लियर हुआ, सिंबल क्लियर है, दोनों का सिंबल क्लियर है बच्चों, बताओ। बोलो बेटे, सिंबल ऑफ द पीएनपी एनपीएन इज क्लियर टू यू? सर हाँ बोलो। पीएनपी का बता दो एक बार दोबारा। पीएनपी, पीएनपी मैं ये स्टेटमेंट आपने लिख लिया है, रब कर दूं इसको? यस सर। ओके, सो अब आपको क्लियर दिखेगा। लेट्स कम टू पीएनपी। जैसे बेटा एनपीएन में आपने देखा वैसे ही पीएनपी में देखो। पीएनपी में देखो इमीटर क्या है, इमीटर पी है और बेस एन है। तो अगर आप बेस इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना चाहेंगे तो आपको क्या करना होगा, इमीटर को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना होगा और बेस को निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करना होगा। जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन किधर आएगा, करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आएगा। इसीलिए जब आप पीएनपी बनाते हैं तो पीएनपी में इमीटर पे करंट का डायरेक्शन इस तरह से दिखाते हैं जो कि मैंने यहाँ पर शो किया है ना। और एनपीएन में करंट का डायरेक्शन इधर दिखाते हैं। तो आपने क्या देखा कि जब आप ट्रांजिस्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो रिप्रेजेंटेशन में इमीटर जंक्शन पे, इमीटर टर्मिनल पे, सॉरी इमीटर टर्मिनल पे जो आप डायरेक्शन एरो का दिखाएंगे दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द फॉरवर्ड बायस कंडीशन ऑफ द बेस इमीटर जंक्शन। जब आप बेस इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस रखेंगे तो उस केस में इमीटर में जो करंट का डायरेक्शन होना चाहिए वही डायरेक्शन आपको सर्किट सिंबल में आप रिप्रेजेंट करते हो इमीटर का। अब क्लियर है, इज इट क्लियर नाउ? यस सर। हाँ जी क्लियर है, जी सर क्लियर है। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको आप एक बार नोट कर लो, है ना, और सोच लीजिए। 2 मिनट का ब्रेक लेकर के हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं।
अब देखो बेटे, जो आपका ट्रांजिस्टर में हाँ देखो सुनो, द क्वेश्चन जो आपने पूछा है मैं उसका जवाब दे रहा हूं. सो योर क्वेश्चन इज वेदर वी हैव टू फॉरवर्ड बायस बोथ द ट्रांजिस्टर. ओके, नहीं ऐसा नहीं है ना. अभी मैं उसी चीज पे डिस्कशन करने जा रहा हूं. देखो ट्रांजिस्टर के सिंबल को बताने के लिए, ट्रांजिस्टर के जो है ना बेटा सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम फॉरवर्ड बायसिंग वाले के अकॉर्डिंग करते हैं, है ना. किसकी फॉरवर्ड बायसिंग के अकॉर्डिंग करते हैं? आपका बेस इमीटर जंक्शन को. यदि मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूं कि बेस इमीटर जंक्शन को हम फॉरवर्ड बायस कर रहे हैं, है ना, जरूरी नहीं है. हम चाहें तो उसको रिवर्स बायस भी कर सकते हैं. ओके, सुनो मेरी बात को अच्छे से. ट्रांजिस्टर के सिंबल की बात हम कर रहे हैं बेटे, है ना. ट्रांजिस्टर का सिंबल डिसाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो साइन बनाते हैं एरो का इमीटर पे, वो उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं कि यदि, यहाँ पे मैं शब्द यूज कर रहा हूं यदि मींस इफ. ओके, इफ वी आर गोइंग टू फॉरवर्ड बायस द बेस इमीटर जंक्शन. ठीक है बेटा, यदि हम बेस इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करते हैं तो उस केस में जो करंट का डायरेक्शन होगा, दैट डायरेक्शन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन केस ऑफ पीएनपी एंड एनपीएन. ठीक है बेटा, आई नो दैट इट्स क्लियर टू यू. चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है ना. अब हम यहाँ पर ट्रांजिस्टर में देखो कुछ छोटी छोटी चीजें आप लोगों को मैंने पहले बता रखा है, उसको हम लोग बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज अभी के सिचुएशन में आपको उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी. जैसे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, सुनो. मैं कह रहा हूँ कि जो बेस होता है और इमीटर होता है और जो कलेक्टर होता है, इसमें डोपिंग का लेवल क्या होता है. ओके, सो दैट इज क्लियर टू यू. व्हाट इज द लेवल ऑफ डोपिंग, है ना, मालूम है ना, बता दो. किसकी डोपिंग सबसे ज्यादा होती है, किसकी डोपिंग सबसे कम होती है. ओके, तो सुन लो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं. जो इमीटर होता है, द इमीटर जंक्शन, ओके, उसकी डोपिंग किस तरह की होगी बताइए. कम ऑन टेल मी, याद है कुछ? इमीटर की डोपिंग किस तरह की होगी? सबसे ज्यादा डोपिंग किसका होता है कलेक्टर इमीटर बेस में? यस और नो, टेल मी वेदर यू नो और नॉट. ओके, नो प्रॉब्लम. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इट हियर. ठीक है, थोड़ा सा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं. सर एमीटर में सबसे ज्यादा होती है. हाँ बिल्कुल सही बोला सचिन आपने, इमीटर में सबसे ज्यादा होती है, फिर कलेक्टर में मॉडरेटली डोप्ड होता है, और जो बेस होता है वो लाइटली डोप्ड होता है. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इमीटर जंक्शन क्या है. साइज सबसे ज्यादा कलेक्टर का होता है ना. तो मैं यहाँ पे लेवल ऑफ डोपिंग, दो चीजों की बात कर रहा हूं. पहले मैं बात कर रहा हूं लेवल ऑफ डोपिंग. लेवल ऑफ डोपिंग ये कंस्ट्रक्शन का है. ठीक है, कि ट्रांजिस्टर को जब कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो लेवल ऑफ डोपिंग क्या होता है. तो लेवल ऑफ डोपिंग जो होता है सबसे ज्यादा होता है इमीटर का, इमीटर का, उसके बाद कलेक्टर का, और फिर बेस का. ओके, so this is the level of doping. समझ गए, कोई दिक्कत? कोई डाउट बेटा? तो यहां पर इमीटर जो है दिस इज हेवली डोप्ड, इट इज हेवली डोप्ड. emitter is heavily doped. This is moderately doped. Collector is moderately doped.
and base is lightly doped. Lightly doped. तो सबसे कम डोपिंग किसका होता है? बेस का होता है. ओके, यानी कि बेस में जो होगा कैरियर, मेजॉरिटी कैरियर की संख्या सबसे कम होगी. सबसे ज्यादा डोपिंग किसकी है? इमीटर की है. तो इमीटर में जो मेजॉरिटी कैरियर का कंसंट्रेशन होगा वो सबसे ज्यादा होगा. ये बात समझ रहे हो? मेजॉरिटी कैरियर उसमें ज्यादा होगा जिसमें सबसे ज्यादा डोपिंग होगी. उसके बाद लेवल ऑफ डोपिंग के बारे में हमने जाना. लेवल ऑफ डोपिंग के बाद आप पढ़ेंगे साइज, है ना. सेकेंड नंबर पे मैं डिस्कस कर रहा हूं साइज ऑफ टर्मिनल ऑफ ट्रांजिस्टर. ओके बेटा, तो जो आपका साइज ऑफ टर्मिनल ऑफ ट्रांजिस्टर होता है, सबसे ज्यादा साइज किसका होता है? कलेक्टर का होता है. कलेक्टर के बाद किसका होता है? इमीटर का होता है. ओके, और सबसे छोटा साइज किसका होता है? बेस का होता है. तो बेस इज वेरी थिन, बेस हैज वेरी थिन साइज. ओके, दैट्स व्हाई आई पुट वेरी वेरी स्मॉल. ओके, इवन जो डोपिंग होता है दैट इज आल्सो वेरी स्मॉल इन केस ऑफ बेस. सो प्लीज नोट इट डाउन, the level of doping and the size of the terminals of transistor, level of doping in different terminals of the transistor and the size of the terminals of transistor. Mayank, now is it clear to you? Clear hai bete? Yes sir, clear. Okay, Ankur, are you able to understand this? Ankur, yes sir, clear है. yes sir, clear है sir. चलिए ठीक है. और आप बताइए साहिल, is it clear to you? बोलो बेटे. चलिए देखिए आगे ध्यान देते हैं. So this was about the level of doping in the size of the terminal of transistors, है ना. तो हेवली डोप्ड अगर है तो यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर सबसे ज्यादा होगा इमीटर के बाद, उसके बाद कलेक्टर, और सबसे कम जो चार्ज कैरियर्स होंगे वो बेस के पास होंगे. लेट्स नो अहेड ऑफ दिस नाउ. देखो आपके सिलेबस में कॉमन इमीटर कैरेक्टरिस्टिक्स ही है. कॉमन इमीटर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रांजिस्टर. तो बेटा जो सिलेबस में है हम उसी पे ज्यादा फोकस करेंगे बिकॉज एग्जामिनेशन को दिमाग में रखते हुए हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं. सो कॉमन इमीटर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रांजिस्टर. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय कॉमन इमीटर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रांजिस्टर, है ना. समझो पहले. देखो बेटा ये जो डिवाइस है ट्रांजिस्टर, इसका एप्लीकेशन क्या है बेसिकली, है ना. तो एप्लीकेशन आप इसको एज ए स्विच यूज कर सकते हैं, एज एन एम्पलीफायर यूज कर सकते हैं, है ना. ट्रांसमिशन ऑफ द वोल्टेज फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड आप यूज कर सकते हैं विदाउट हैविंग द इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट. तो बेसिकली क्या होगा कि ये जो ट्रांजिस्टर आपको है ना, तो इसमें आप ऑक्सीलेटर भी आपका एक यूज है एज एन ऑक्सीलेटर, है ना. तो बहुत सारे यूजेज होते हैं ट्रांजिस्टर के. ओके, फॉर द रियलाइजेशन ऑफ लॉजिक गेट आल्सो द ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड. तो जहां भी आप यूज करते हैं ट्रांजिस्टर, तो वहां पर देखो क्या होगा, इनपुट और आउटपुट चाहिए होगा. कुछ आप इनपुट देंगे और कुछ आउटपुट चाहिए होगा. तो क्या होता है कि इनपुट देने के लिए कम से कम 2 टर्मिनल चाहिए होता है.
इनपुट के लिए दो टर्मिनल चाहिए होता है, एक तो ग्राउंड हो जाएगा और एक वोल्टेज जो आप दे रहे हैं। उसी तरह से आउटपुट में भी एक ग्राउंड हो जाएगा, दूसरा वोल्टेज जो आप दे रहे हैं। तो बेसिकली यू नीड टू टर्मिनल फॉर इनपुट एंड टू टर्मिनल फॉर आउटपुट, है ना। तो जब आपको इनपुट और आउटपुट के लिए दो दो टर्मिनल की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ ट्रांजिस्टर के पास कितने टर्मिनल्स हैं? ट्रांजिस्टर के पास तीन टर्मिनल्स हैं। अब आपको दो टर्मिनल चाहिए इनपुट के लिए, दो चाहिए आउटपुट के लिए, दो इनपुट के लिए, दो आउटपुट के लिए। तो टोटल कितने टर्मिनल्स हो जाएंगे? आपको कितने टर्मिनल्स की जरूरत है? 4 टर्मिनल्स की जरूरत है ना। क्योंकि आपको 4 टर्मिनल्स की जरूरत है, पर ट्रांजिस्टर के पास तो सिर्फ 3 ही टर्मिनल है। तो इस केस में आप क्या करते हैं? इस केस में ट्रांजिस्टर के किसी एक टर्मिनल को कॉमन बना लेते हैं। कॉमन बनाने का मतलब क्या होता है कि इनपुट साइड में और आउटपुट साइड में उस पार्टिकुलर टर्मिनल को आप दोनों जगह यूज करते हैं, जो कि इनपुट में भी यूज करते हैं और आउटपुट में भी यूज करते हैं। इज इट क्लियर? तो सुनो जरा ध्यान से। सर ये अगर वाला एक और बार रिपीट कर दीजिए, जो अभी आपने बोला, एक और बार रिपीट करिए। करता हूं बेटे, सुनो। ट्रांजिस्टर के पास टोटल 3 टर्मिनल्स होते हैं, है ना। आप जब ट्रांजिस्टर को एज अ डिवाइस सर्किट में यूज करेंगे तो आपको क्या करना होगा? कुछ इनपुट देना होगा और कुछ आउटपुट जो है उससे आप ऑब्टेन करेंगे। तो इनपुट और आउटपुट की बात हो रही है। तो इनपुट के लिए कितने टर्मिनल की जरूरत पड़ेगी? 2 टर्मिनल की। आउटपुट के लिए कितने टर्मिनल की जरूरत पड़ेगी? 2 टर्मिनल की। तो टोटल मिलाकर कितना टर्मिनल हो गया? 2 + 2 4 टर्मिनल हो गए। लेकिन ट्रांजिस्टर के पास सिर्फ 3 टर्मिनल्स ही हैं। तो ऐसे केस में आप क्या करते हैं? आप ट्रांजिस्टर के किसी एक टर्मिनल को कॉमन टर्मिनल मान लेते हैं। क्या मानते हैं बेटा? ट्रांजिस्टर के किसी एक टर्मिनल को आप कॉमन ले लेते हैं। कॉमन मतलब कि आप इनपुट में भी उसको यूज करेंगे और आउटपुट में भी। यानी कि वन ऑफ द टर्मिनल ऑफ द ट्रांजिस्टर यू टेक कॉमन, वन ऑफ द, ध्यान से सुनना, वन ऑफ द टर्मिनल ऑफ द ट्रांजिस्टर इज टेकन कॉमन ऑन इनपुट साइड एज वेल एज आउटपुट साइड। समझ रहे हैं? तो जिस टर्मिनल को आप कॉमन लेते हैं वही उसका कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है ट्रांजिस्टर का। तो यहां पर मैंने क्या लिखा है? कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो बेटे कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा? जो इमीटर टर्मिनल होगा ट्रांजिस्टर का वो इनपुट साइड और आउटपुट साइड दोनों में कॉमन होगा, यानी कि इनपुट के लिए भी यूज होगा और आउटपुट के लिए भी यूज होगा। अब क्लियर हो गया? बोलो बेटे। यस सर, क्लियर हो गया सर। वेरी गुड। चलिए अब आपका अगर यहीं पे क्लियर हो गया है तो अब डायग्राम के थ्रू मैं बताऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए इसको ध्यान देते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस द कॉमन इमीटर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रांजिस्टर। कॉमन इमीटर, कॉमन इमीटर में जो डायग्राम है सबसे पहले मैं वो बनाता हूं ट्रांजिस्टर का। ध्यान देना सभी कोई बच्चों। लेट अस टेक एनपीएन ट्रांजिस्टर। हम एनपीएन ट्रांजिस्टर ले रहे हैं एंड आई एम ड्राइंग द कॉमन इमीटर डायग्राम फॉर द एनपीएन ट्रांजिस्टर। ओके, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए मैं कॉमन इमीटर का डायग्राम बना रहा हूं, उसको आप लोग ध्यान देना सभी कोई।
ओके, तो यहाँ आपको क्या दिखेगा, देखो ये वोल्ट मीटर है बेटा, ये कोई डिवाइस जो है ये क्या है, वोल्ट मीटर है। ये आई करंट मेजर कर रहा है तो एम मीटर है। यहाँ कलेक्टर करंट मेजर कर रहा है, दिस करंट इज वेरी स्मॉल, सो ये माइक्रो एम मीटर होगा। और ये करंट थोड़ा ज्यादा होता है तो ये मिली एम्पियर, यानी कि मिली एम्पियर में मेजर करने वाला मिली एम मीटर होगा। ठीक है, और ये वोल्टेज कौन सा मेजर कर रहा है, देखो ये कलेक्टर हो गया, दिस टर्मिनल इज द कलेक्टर एंड दिस टर्मिनल इज द बेस एंड दिस टर्मिनल इज द इमीटर। तो बेटे कलेक्टर और इमीटर के बीच का वोल्टेज मेजर करने वाला जो डिवाइस होगा, जो वोल्टेज मेजर कर रहा है, दिस इज VCE। VCE मतलब वोल्टेज बिटवीन द कलेक्टर एंड इमीटर टर्मिनल। ये बात समझ में आया। उसी तरह से VBE, देखो बेटा ये बेस हो गया और ये इमीटर हो गया। बेस और इमीटर के बीच में वोल्टेज मेजर करने वाला जो वोल्ट मीटर है उसके वोल्टेज को क्या नाम दिया है, VBE, दैट इज बेस इमीटर वोल्टेज। VBB क्या है, VBB इज हियर इनपुट वोल्टेज, VBB इज इनपुट वोल्टेज। ओके, और यहाँ पर VCC जो है वो आपका जो है ये बैटरी हो गया, दिस इज अ वेरिएबल सोर्स बैटरी, जिसके वोल्टेज को आप चेंज कर सकते हैं फॉर सम रिक्वायर्ड पर्पस। और ये देखो यहां से लेकर के यहां तक जो वोल्टेज होगा, दैट वोल्टेज विल बी कॉल्ड आउटपुट वोल्टेज। ये वोल्टेज क्या कहलाएगा, दिस वोल्टेज विल बी कॉल्ड आउटपुट वोल्टेज। इस वोल्टेज का क्या नाम होगा, आउटपुट वोल्टेज, दैट इज VO, आउटपुट वोल्टेज हो गया बेटा। सभी कोई ध्यान दीजिएगा। सो दिस इज द आउटपुट वोल्टेज VO। तो आउटपुट वोल्टेज देखना बेटे, आउटपुट वोल्टेज जो होगा वो कलेक्टर इमीटर वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। दिस इज आउटपुट वोल्टेज, और ये जो है इनपुट वोल्टेज हो गया। दिस साइड यू कैन से दिस इज इनपुट वोल्टेज। इज इट क्लियर। तो चलिए जरा इस डायग्राम को आप लोग बना लो बेटा, प्लीज कंप्लीट दिस डायग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल। ये डायग्राम समझिए, देख लो इसमें इमीटर को जरा ध्यान से देखना। जो इमीटर से हमने एक वायर निकाला है उसको हम इधर इनपुट साइड में भी ले गए हैं। तो इनपुट में आप देखो कौन है, एक इमीटर है और एक बेस है। बेस और इमीटर के हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ ट्रांजिस्टर में इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं। आउटपुट को नजर डालिए, आउटपुट यहाँ आ रहा है तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो आउटपुट वोल्टेज है। तो आउटपुट वोल्टेज किसके बीच में है, कलेक्टर और इमीटर के बीच में। सो आई एम अगेन रिपीटिंग, बेस इमीटर के बीच में इनपुट हो गया, कलेक्टर इमीटर के बीच में आउटपुट हो गया। सो आप देख सकते हैं कि जो इमीटर है, इमीटर इज कॉमन, इमीटर इज द कॉमन टर्मिनल on the input side as well as output side. Hence this circuit is represented in the common emitter configuration of the transistor. Is it clear? Is it clear कि ये सर्किट कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर का है बेटा, समझ रहे हो, बोलो बच्चों, क्लियर है। बताओ बेटा, सचिन आर यू देयर? यस सर। ओके, मयंक कहाँ चला गया? सर यही है, अनिल चला गया सर, पता नहीं। ओके चलिए, होगा थोड़ी देर में कर लेगा ज्वाइन, मे बी मोबाइल वुड हैव गॉट डिस्चार्ज। चलिए ठीक है, तो यहाँ तक समझ गया है, क्लियर है यहाँ तक? सर इसका डायग्राम तो नहीं आ सकता ना उस मेंस में, तो इसका डायग्राम करने डायग्राम की। नहीं आता, डायग्राम पे क्वेश्चन तो आएगा ना, सर्किट तो समझ में आना चाहिए, वरना इक्वेशन कैसे बनाओगे? हाँ जी सर। डायग्राम तो नहीं बनाने आएगा, इक्वेशन बनाओगे तभी तो सॉल्व करोगे बेटे क्वेश्चन को। हाँ जी सर। डायग्राम में प्रॉब्लम क्या है, डायग्राम में आपको अभी समझाया ना, यहाँ पे कोई अगर इशू है तो उसको पूछो, डोंट बी रिलक्टेंट टू अंडरस्टैंड। ओके, रिलक्टेंट नहीं रहिए, समझने की वो कोशिश समझा करिए दो। यहाँ पर।
देखो हमने 3 टर्मिनल की बात की, मैंने क्या कहा, कॉमन इमीटर में इमीटर कॉमन होगा तो इमीटर को कॉमन देखो, और इमीटर से आप इनपुट में भी खींचो और आउटपुट में भी खींचो, तो क्या हो जाएगा, बेस और इमीटर के हेल्प से आप क्या दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, और बेस और ये इमीटर और कलेक्टर के हेल्प से आप आउटपुट ले रहे हैं, है ना। तो बस इतना ही हो गया, बीच में ये ट्रांजिस्टर ही तो है ना, ये सब कुछ है तो नहीं। ये क्या है, वोल्टेज यस मेजर सर, करने के लिए 2 वोल्ट मीटर लगे हुए हैं, यस करंट सर, मेजर करने के लिए क्या लगा हुआ है बेटा, करंट मेजर मिली करने के लिए एमीटर। 2 एमीटर लगे हुए हैं, और तो कुछ नहीं लगा के रखा है। यस आउटपुट में सर, हमने देखो, आउटपुट के लिए एक रेसिस्टेंस, लोड रेसिस्टेंस, ये क्या है, दिस इज द लोड, कोई लोड तो देना होगा ना, नहीं तो सर्किट ही जल जाएगा, तो लोड रेसिस्टेंस हो गया, है ना। लोड साइड में एक बायसिंग के लिए वोल्टेज हमने लगा के रखा है, वो है ना। और यहाँ पे एक इनपुट रेसिस्टेंस हो गया, इनपुट साइड का रेसिस्टेंस, है ना। और यहाँ पर इनपुट में जो वोल्टेज है बायसिंग के लिए वोल्टेज, तो बायसिंग के लिए आपको आपको इधर भी देखो, कलेक्टर इमीटर जंक्शन के बायसिंग को भी करना होगा, कलेक्टर इमीटर जंक्शन की बायसिंग कर रहे हो और बेस इमीटर जंक्शन की बायसिंग कर रहे हो। तो कलेक्टर इमीटर यानी कि आउटपुट किसके थ्रू आप दे रहे हैं, कलेक्टर और इमीटर के थ्रू, तो एक तो बायसिंग हो जाएगा, कलेक्टर इमीटर है ना, तो वहां पर आप देख लो, वहां पे बायसिंग वोल्टेज दे रहे हो, तो यहाँ पे बेस कलेक्टर की बायसिंग हो जाएगी और बेस इमीटर की बायसिंग हो जाएगी, है ना। तो आपको वोल्टेज देना है, तो सीधा सीधा है बेटा सर्किट, समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, तो इसको याद कर लेना है बेटे, इंपॉर्टेंट है ना, याद रहेगा तभी तो आप इसको अप्लाई कर पाओगे न्यूमेरिकल में। तो ये कॉमन इमीटर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजिस्टर है। तो कॉमन इमीटर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर जो है उसे हमने देखा, दिस इज क्लियर टू यू। ड्रॉ कर लिए, यस सर। नहीं सर, नो सर, नो सर, एक सेकंड। यस सर। हाँ बोलो बेटा। सर ड्रॉ कर लिया। सर एक मिनट होने वाला है सर, एक मिनट। हाँ बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड नाउ। ओके चलिए, तो अब जो है हम लोग जो है कॉमन इमीटर क्या होता है ये समझ चुके हैं। तो अब इसके बाद हम लोग जानेंगे मोड ऑफ ऑपरेशन, मोड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ ट्रांजिस्टर। हाँ बोलो बेटा। सर एक बार दोबारा बता देना क्या बताया था। चलो ठीक है, ध्यान से सुनना बेटे, यस सर। है ना। ऑल दो मैं वीडियो भी आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा, फेसबुक पे भी शेयर करूंगा और आप लोगों को भी भेज दूंगा, तो उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। तो देखिए, तो यहां पर हम लोग कॉमन इमीटर में सर्किट देख रहे हैं कि ट्रांजिस्टर का सर्किट कैसा बनेगा कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में। तो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर सर्किट को समझ रहे हैं हम लोग। तो यस इसमें सर। हमने क्या किया था, देखो इमीटर जो है वो इनपुट साइड और आउटपुट साइड दोनों साइड कॉमन है। तो हम लोग यहाँ पे इनपुट किसके हेल्प से दे रहे हैं, बेस और इमीटर के हेल्प से। तो इमीटर में एक तो आपका इनपुट रेसिस्टेंस होगा और एक इनपुट वोल्टेज हो गया VBB, है ना। तो यस सर। बेस का वोल्टेज हो गया, आपको बेस को जो अर्थिंग के रिस्पेक्ट में आपने वोल्टेज दिया दैट इज VBB, ओके। और ये जो रेसिस्टेंस है दिस इज द बेस रेसिस्टेंस।
बेस में जो रेसिस्टेंस लगाया है आपने एक्स्ट्रा, या बेस का जो अपना रेसिस्टेंस है सर्किट का, वो टोटल रेसिस्टेंस आपको मिला करके R2 है। तो जो बेस को आपने वोल्टेज दिया है दैट इज VBB। तो बेस का रेसिस्टेंस और बेस का जो इंटरनल रेसिस्टेंस होगा बेटे वो, और जो एक्सटर्नली आपने लगाया होगा वो, दोनों मिला करके आपका R2 है। ओके, अब क्या है कि यहां से कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो बेस और इमीटर के बीच में जो वोल्टेज होगा, ध्यान से देखना, बेस और इमीटर टर्मिनल के बीच में जो वोल्टेज होगा दैट इज कॉल्ड बेस इमीटर वोल्टेज। बेस और इमीटर के बीच में जो वोल्टेज है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बेस इमीटर वोल्टेज। तो यहाँ पर बेस इमीटर वोल्टेज हो गया। दूसरा बेटा क्या है, दूसरा हमने लिया आपको, यहां तक इनपुट मैंने समझा दिया, अब आउटपुट पे आ जाइए। तो आउटपुट साइड में एक लोड रेसिस्टेंस है R1 जिसके क्रॉस आप आउटपुट गेन करेंगे, है ना। एक वोल्टेज है आपको वेरिएबल सोर्स ऑफ वोल्टेज जो कि आप कलेक्टर को दे रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू, है ना। ये जो रेसिस्टेंस है वो कलेक्टर साइड का रेसिस्टेंस है या लोड रेसिस्टेंस। तो आपने जो है यहां से ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो वोल्टेज दिया दैट इज कॉल्ड VCC। ओके, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो आपने कलेक्टर साइड में वोल्टेज दिया है दैट इज ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो कलेक्टर साइड में आपने वोल्टेज दिया है दैट इज VCC। अब आप क्या कर रहे हैं, इसके बाद आपने देखा कि यहां से जो वोल्टेज का ड्रॉप आएगा, तो जब ड्रॉप आ जाएगा यहां पर, तो कलेक्टर और इमीटर के बीच में जो वोल्टेज मेजर होगा, दिस इज अ वोल्ट मीटर मेजरिंग डिवाइस। तो कलेक्टर और इमीटर के बीच में जो वोल्टेज मेजर होगा, ओके, कलेक्टर और इमीटर के बीच में जो बेटे वोल्टेज मेजर होगा दैट वोल्टेज विल बी कॉल्ड कलेक्टर इमीटर वोल्टेज VCE। ठीक है, तो ये सारा नोमेनक्लेचर क्लियर हुआ। अब देखो बेस में जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज IB का डायरेक्शन आपका किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। उसके बाद कलेक्टर में जो करंट फ्लो करेगा दैट इज IC, उसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा। और जो इमीटर में करंट फ्लो करेगा दैट इज IE, वो आपका इधर हो गया, है ना। तो IE हो गया आपका इमीटर करंट। यहाँ अगर बेटे आप किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करोगे, ध्यान से देखना, यदि आप किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करोगे तो क्या कह सकते हो, नेट करंट कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन will be equal to net current going away from the junction। किरचॉफ्स करंट लॉ से कह सकते हैं। तो जंक्शन की ओर कौन कौन सा करंट आ रहा है, एक तो बेस करंट IB आ रहा है और एक कलेक्टर करंट IC आ रहा है। तो IB प्लस IC विल बी इक्वल टू IE। तो नोट में इस बात को आप लिख लीजिए। अभी हम लोग इस पे और भी चर्चा करेंगे कि क्या होता है IB। सर लेकिन जो एमीटर से करंट देंगे या आएगा आउटपुट में, हाँ, सर वो तो अर्थिंग के कारण सर कुछ भी आएगा बेटा, करंट कैसे भी फ्लो हो, किरचॉफ्स लॉ को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, पहले ये बताइए। हाँ जी सर। किरचॉफ्स लॉ को फॉलो करेगा ना, कितना होगा क्या होगा वो सब बात की बात है, पर जो भी होगा इट विल बी फॉलोइंग द किरचॉफ्स लॉ। करंट का एक्यूमुलेशन किसी पॉइंट पे नहीं हो सकता है चार्ज का। ओके, तो यहाँ पर ये बात तो आप समझ रहे हैं ना कि IC प्लस IB विल बी इक्वल टू IE। ये बात क्लियर है, बोलो। यस सर। हाँ, अब पूछिए और कोई क्वेश्चन जो डाउट हो आपका। सर सी से सर CP डायरेक्ट मतलब सी से जो करंट आ रहा है IC, हाँ सर उसके डाउनवर्ड कैसे हो जाएंगे, क्योंकि वो तो देखो इधर वो डिपेंड करता है, वो क्या होगा ना, डाउनवर्ड होगा या इधर होगा, ये हमने अभी जो बात किया अभी अगले टॉपिक पे ही आएगा, ठीक है ना। अभी आपने बोला तो मैंने इसको समझाया फिर से, करंट के डायरेक्शन की बात की। अभी यहाँ जो हम करंट की बात कर रहे हैं ना बेटा, वो हम बात कर रहे हैं एक्टिव मोड ऑफ ऑपरेशन। किसकी बात कर रहे हैं, एक्टिव मोड ऑफ ऑपरेशन। तो जस्ट अभी इसको सर्किट को आप रिप्रेजेंट कर लीजिए, फिर हम लोग जो अभी अगला जस्ट इसके बाद टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द मोड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, वहां आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्यों ले रहे हैं ऐसा डायरेक्शन। ठीक है, चलिए ओके। सो अनम्यूट योर माइक, सॉरी म्यूट योर माइक and note it down, and we are going to start the next concept, that is modes of
ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर्स। मोड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर्स। सर लॉजिक गेट पे शीट। हाँ बिल्कुल, मैंने बोला था कि मुझे क्लास के एंड में आप याद दिला देना, आज मैं बनाकर आपको डेफिनेटली भेज दूंगा, ठीक है। क्लास के बाद आधे एक घंटे में आपको मिल यस जाएगा सर। लॉजिक गेट का भी और थर्मोडायनामिक का भी, ठीक है बेटा। चलो बिल्कुल, यस मैं सर। हाँ कुछ क्वेश्चंस कलेक्ट करके आप लोग को देता हूँ। ओके, इसको चलिए रिप्रेजेंट करिए पहले। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं अभी। चलो कम 4 बजे तक कर लें। देखो मोड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ ए ट्रांजिस्टर, तो मोड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ ए ट्रांजिस्टर जो है इसमें 3 मोड्स होते हैं। हाउ मेनी मोड्स आर देयर? देयर आर 3 मोड्स ऑफ ऑपरेशन। 3 मोड्स ऑफ ऑपरेशंस। कौन कौन से 3 मोड्स होते हैं ऑपरेशन के? ट्रांजिस्टर के ऑपरेशंस के कौन कौन से 3 मोड्स होते हैं? लेट अस टॉक अबाउट देम। व्हाट आर द 3 मोड्स ऑफ ऑपरेशंस ऑफ अ ट्रांजिस्टर? हम इसके बारे में बात करेंगे बेटे, ध्यान दीजिए। ये नोट कर चुके हो? हैव यू नोटेड दिस? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, the 3 modes of operation of the transistors are, the first one we are taking the active mode. Active mode, one is called active mode. एक्टिव मोड में क्या होता है? इसमें बोथ, ध्यान रखो, पहले नोट कर लो फिर मैं समझाता हूं। बोथ बेस इमीटर एंड सॉरी बोथ नहीं होगा इसमें, चलो बोथ लिख दिया है तो हम दूसरे मोड की बात कर लें वन बाय वन। सैचुरेशन मोड, सैचुरेशन मोड, ठीक है बेटा, उसमें बोथ होता है। बोथ बेस इमीटर एंड कलेक्टर बेस, बोथ बेस इमीटर एंड कलेक्टर बेस junctions of the transistor are forward biased। क्या होगा? बोथ बेस इमीटर एंड कलेक्टर बेस जंक्शंस ऑफ द ट्रांजिस्टर आर फॉरवर्ड बायस्ड। और इस मोड में कैसे वर्क करता है ट्रांजिस्टर? इन दिस मोड, लिख लो साथ में, इन दिस मोड ट्रांजिस्टर behaves as a closed switch। closed switch का मतलब शॉर्ट सर्किट, है ना। क्लोज स्विच, जब हम स्विच को क्लोज कर देते हैं, है ना, क्लोज मतलब बंद कर देते हैं, जब उसमें करंट फ्लो करेगा तो करंट फ्लो करने के लिए क्या करते हैं? शॉर्ट कर देते हैं। तो इट बिहेव्स एज अ क्लोज स्विच, दैट इज शॉर्ट सर्किट। ओके, दूसरे नंबर पे देखो बेटा, सेकेंड इज एक्टिव मोड। एक्टिव मोड, तो एक्टिव मोड में बेटे क्या होता है?
इसमें एक्टिव मोड में क्या होगा, बेस इमिटर जंक्शन क्या होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना। एम्पलीफायर की तरह ट्रांजिस्टर इसी मोड में वर्क करता है। तो एक्टिव मोड में क्या होता है, ध्यान से सुनो, बेस इमिटर जंक्शन विल बी फॉरवर्ड बायस्ड एंड द कलेक्टर बेस जंक्शन विल बी रिवर्स्ड बायस्ड. So in this mode, base emitter junction is forward biased and the collector base junction is reversed biased. तो क्या होगा इस पार्टिकुलर मोड में बेटे, ध्यान से देखिए, बेस इमिटर जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस्ड होगा। इस केस में बेस इमिटर जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन दोनों ही फॉरवर्ड बायस होंगे, लेकिन यहाँ बेस इमिटर जंक्शन तो फॉरवर्ड बायस होगा पर कलेक्टर बेस जंक्शन जो होगा वो रिवर्स बायस होगा, है ना। तो इस मोड ऑफ में आपका क्या कहलाता है, ये एक्टिव मोड ऑफ ऑपरेशन कहलाता है ट्रांजिस्टर का। ओके, so this mode of operation is the active mode of operation of the transistor. अब एक थर्ड मोड आता है, इस मोड में क्या होगा, इस मोड में एम्पलीफायर की तरह ट्रांजिस्टर वर्क करेगा, उसको लिख लीजिए, नोट डाउन। In this mode, the transistor behaves as an amplifier. एम्पलीफायर क्या होता है बेटा, एम्पलीफायर जो है वोल्टेज को बूस्ट अप करने के लिए यूज होता है ना, वोल्टेज को गेन करने के लिए, वोल्टेज गेन के लिए, वोल्टेज को हाई बनाने के लिए यूज होता है। तो हम लोग जानेंगे इसके बारे में आगे। ओके, फिर तीसरा आपका क्या है, द थर्ड इज कट ऑफ मोड, द थर्ड इज कॉल्ड कट ऑफ मोड। तो बेटे इसमें क्या होगा, कट ऑफ मोड में आपका फिर से दोनों बोथ बेस इमिटर एंड कलेक्टर बेस जंक्शन आर रिवर्स बायस्ड। तो कट ऑफ मोड में क्या होगा, बिल्कुल सैचुरेशन का उल्टा हो जाएगा, बेस इमिटर और कलेक्टर बेस ये दोनों ही जंक्शन क्या होंगे बच्चों, बोथ ऑफ दीज जंक्शंस विल बी रिवर्स बायस्ड। सो बोथ बेस इमिटर and collector base junctions are reversed बायस्ड। अब आप जरा इसमें सोचिए कि ये किसके तरह वर्क करेगा। ओके, पिछले वाले केस में ओपन ये क्लोज स्विच की तरह वर्क करता था, सो हियर इट विल बी बिहेविंग एज ओपन स्विच, सो इट विल बिहेव एज इन दिस मोड, a transistor behaves as an open switch.
that is open circuit. Is it clear? So इस मोड में क्या होगा, अ ट्रांजिस्टर बिहेव्स एज अ ओपन स्विच दैट इज ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा मेरा बेटा। समझ गया इसको? क्लियर है? समझ रहा है? ये तीनों पॉइंट दिमाग में बैठ गया बच्चों? बताओ बेटे। यस सर। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए एंड देन वी विल हैव अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑन इट एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट क्लास में उसके आगे जानेंगे। तो चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं ब्रीफली इंट्रोड्यूस कर देता हूँ इन कॉन्सेप्ट को। कम ऑन डू इट। फिर अगले क्लास में हम एज अ स्विच और एज ए एम्पलीफायर देखेंगे और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी करेंगे, और ट्रांजिस्टर का यूज हम लोग देखेंगे कि लॉजिक गेट को समझने के लिए ट्रांजिस्टर का यूज कैसे हो सकता है, उस पर भी हम लोग अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो फिलहाल आप इसको नोट करो बेटे एंड देन वी विल सर हैव अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। बोलो। सर सेमीकंडक्टर से ज्यादा मतलब किस टॉपिक पे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मतलब लॉजिक बेटा गेट्स पे, देखो, ट्रांजिस्टर्स पे? चैप्टर के अंदर में कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता। चैप्टर के अंदर में कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता है, समझे? दो यस सर। क्वेश्चन सेमीकंडक्टर से आ सकते हैं, कम से कम एक जरूर आएगा, दो आने की संभावना मोस्टली होती है। अब ये दो क्वेश्चन हो सकता है कि दोनों ही डायोड से पूछ दे, हो सकता है एक डायोड पूछ दे, एक लॉजिक पूछ दे, एक लॉजिक पूछ दे, एक ट्रांजिस्टर पूछ दे, दोनों ट्रांजिस्टर पूछ दे, या दोनों लॉजिक पूछ दे, कुछ नहीं कह सकते। या बेसिक ये जो है आपका, ओके सर। आपको प्योर इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे थ्योरेटिकल या न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाए, हु नोज, है ना? चैप्टर के यस अंदर में सर। कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता है कि हम यहाँ से एक क्वेश्चन और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है? इवन ये देख लो, हार्ड एंड यस फास्ट रूल सर। तो ऐसा है कि जरूरी नहीं है कि एक भी क्वेश्चन आ ही जाए सेमीकंडक्टर से। हो सकता है मेंस का एग्जाम हो और सेमीकंडक्टर से किसी एक पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, ये भी चांस है, पर इसका चांस बहुत कम है। ओके, तो यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट यस वन सर। यस सर। और टू क्वेश्चन, और एट मैक्स थ्री तो बहुत ही मुश्किल है ना? तो टू क्वेश्चन तक ऑन एन एवरेज जनरली पूछा जाता है। टॉपिक वाइज आप कैटेगराइजेशन नहीं कर सकते यस हैं, सर। है ना? हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ओके सर। चलो ये समझ में आ गया ओके बेटा? सर। इसको नोट कर लीजिए, प्लीज कंप्लीट योर नोट फर्स्ट ऑफ ऑल। Have you done this? चलिए आगे जानते हैं। तो देखो, अभी जो है हम लोगों ने एक बेसिक कॉन्सेप्ट को जाना कि डिफरेंट मोड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर क्या होते हैं। इस पे हम दोबारा से आएंगे, बट बिफोर डिस्कसिंग द डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ various types of applications of transistor, that is transistor as a switch and transistor as an amplifier, वो आपको यहाँ से समझ में आ रहा है कि स्विच की तरह अगर आप ट्रांजिस्टर को यूज करना चाहेंगे तो सैचुरेशन मोड में क्लोज स्विच और कट ऑफ मोड में ओपन स्विच की तरह वर्क करेगा, और एक्टिव मोड में अगर आप ट्रांजिस्टर को यूज करेंगे देन ट्रांजिस्टर विल बी वर्किंग एज एन एम्पलीफायर। तो ये बात आपको दिमाग में रखना है, तो इसको आप दिमाग में बैठा लो। अब हम थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट जानेंगे
that is input and output characteristics of a transistor. This is also a very important concept of transistor beta. Input and output characteristics of transistor, समझिए इसको. So let us discuss about input and output characteristics of transistor. ओके बेटे, तो देखो मैं ट्रांजिस्टर का जो सर्किट है उसका शॉर्ट में एक ब्रीफ सर्किट साइड में बना देता हूं, है ना. हम लोग बात कर रहे हैं कॉमन इमीटर मोड. ओके, सो कॉमन, वी विल सी कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन. तो देखो बेटा, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में लेट अस टॉक अबाउट एनपीएन. देखो एनपीएन और पीएनपी दोनों में सर्किट एक जैसा होगा बेटे, बस करंट का डायरेक्शन और वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, है ना. पीएनपी में जो है जंक्शन बदल जाते हैं. जैसे एनपीएन में क्या होता है, बेस और कलेक्टर एन होता है, सॉरी कलेक्टर और इमीटर एन होता है, बेस पी होता है. और पीएनपी में क्या होता है, बेस जो हो जाता है एन हो जाता है और कलेक्टर और इमीटर जो होता है वो पी हो जाता है. क्योंकि आपका वहां पर जो है पोलैरिटी बदल गया है आपका बेस इमीटर कलेक्टर का, तो इसीलिए वहां पर आपको ट्रांजिस्टर में जब आप कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन लेंगे तो जो वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट का जो पोलैरिटी होगा वो भी चेंज हो जाएगा और डायरेक्शन ऑफ करंट भी सारे उल्टे हो जाएंगे, है ना. इमीटर का करंट तो आपको पता ही है कि एक्टिव मोड में नीचे से ऊपर की ओर हो जाएगा, बाकी बेस का करंट टुवर्ड्स द जंक्शन से अवे फ्रॉम जंक्शन हो जाएगा. तो बस सारे डायरेक्शन बदल जाते हैं, बस इतना ही फर्क होता है, बाकी सारे कॉन्सेप्ट सेम होंगे, इक्वेशंस भी सेम होंगे, है ना. तो चलिए देखते हैं. तो सबसे पहले हम एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करते हैं, जो है एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं. तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में ध्यान से देखिएगा क्या होता है, लाइक दिस. This one, and this was VCC, and this is R1, this is R2, this was VBB,
VBB was the input voltage, VI, and यहां से लेकर के ये वाला जो वोल्टेज होता है that is called VBE, बेस और इमीटर के बीच का वोल्टेज। और इस वोल्टेज को आप क्या कहते थे? VCE, ये नाम दिमाग में रखना है। और यहाँ जो करंट होगा that is कलेक्टर करंट, यहाँ जो करंट होगा that is इमीटर करंट, है ना। यहाँ देखो ये पॉजिटिव है ना बेटा, ये निगेटिव है ना, तो यहाँ से करंट का डायरेक्शन ऐसे भी देख सकते हो किधर आएगा, ठीक है। मयंक पूछ रहे थे कि करंट का डायरेक्शन किधर है, तो ये डायरेक्शन इधर आएगा, क्लियर है। अब ये बेस इमीटर, हम फॉरवर्ड बायस एक्टिव मोड की बात कर रहे हैं, तो एक्टिव मोड में आपका क्या हो जाएगा कि इधर करंट ऐसे आ जाएगा, बेस करंट IB, है ना। IB प्लस IC विल बी इक्वल टू IE, ये बात दिमाग में रखना है। चलो देखो, तो करंट के डायरेक्शन को आप लोगों ने समझ लिया। अब जो है हम लोग बात कर रहे हैं इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बेटा ये IB क्या है? इनपुट करंट है, और इनपुट वोल्टेज है VI, है ना। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या मतलब होता है, ऐसे डायोड आपने पढ़ा होगा, डायोड का इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसमें आप क्या करते थे? वोल्टेज वर्सेज करंट को प्लॉट करते थे ना, वोल्टेज और करंट को प्लॉट करते थे बेटे। तो यहाँ भी हम वोल्टेज और करंट को प्लॉट करेंगे, तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में किसके बीच का प्लॉट आएगा? इनपुट वोल्टेज दैट इज VBB या VE कह लो, है ना, क्योंकि VBB और VE दोनों प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो VBB और IB के बीच का प्लॉट जो होगा दैट विल बी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ग्राफ बिटवीन द इनपुट वोल्टेज एंड इनपुट करंट, इनपुट करंट में कौन सा करंट हो गया? IB दिख रहा है। तो ग्राफ बिटवीन द इनपुट वोल्टेज एंड द इनपुट करंट विल बी कॉल्ड इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजिस्टर, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब यहाँ पर क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है ग्राफ, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच का ग्राफ। इज इट क्लियर? तो हम लोग यहाँ पर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या जानेंगे? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या जानेंगे? we will know about input characteristics, graph, the graph between input voltage and input current, the graph between input voltage and input current, इनपुट करंट कौन सा हो गया? IB हो गया। अब बेटा इनपुट जो वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा? इनपुट वोल्टेज जो हो जाएगा वो हो जाएगा VBB, ओके, है ना, इज कॉल्ड इनपुट characteristics, it's called input characteristics, it's called input characteristics, is it clear? तो उसको हम input characteristics कहेंगे। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, यहां पर हमने कौन सा ट्रांजिस्टर लिया है? NPN ट्रांजिस्टर लिया है। दिस इज कलेक्टर, दिस इज इमीटर एंड दिस इज बेस। तो हमने NPN ट्रांजिस्टर लिया है। तो NPN ट्रांजिस्टर लिया है, ये PN जंक्शन है ना बेटा। तो आप देखो बेस इमीटर जंक्शन इज द PN जंक्शन। तो यहाँ पर एक्टिव मोड में क्या होगा? एक्टिव मोड में PN जंक्शन फॉरवर्ड बायस होगा। जब आप फॉरवर्ड बायस वोल्टेज देंगे तो PN जंक्शन का करंट कैसा, PN जंक्शन का करंट फॉरवर्ड बायस में कैसे राइज करता है? बिल्कुल पहले बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो और फिर अगेन शार्पली राइज करता है। PN जंक्शन डायोड याद है ना इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो बिल्कुल वैसा ही होगा, है ना। तो ध्यान दो यहाँ पर ग्राफ कैसा आएगा? यहाँ पर ग्राफ आपका आ जाएगा IB वर्सेज VBB, VBB और यू कैन टेक V, या तो आप ले सकते हैं VBB या फिर VBB ले सकते हैं, ठीक है, इन दोनों में कोई भी ले सकते हैं। तो आप क्या करेंगे? तो इसको देखेंगे
पहले बिल्कुल जीरो होगा और फिर अचानक से शार्पली राइज करेगा, तो इट विल बी शोइंग द डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। डायोड का भी वोल्टेज ऐसा ही होता था, एंड दिस विल बी द नी वोल्टेज। याद आ रहा है, याद आ रहा है बेटे डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स? बताइए, बोलो बच्चों, यस कम सर। ऑन टेल मी। यस सर। आप समझ रहे हैं कि जो ये यस सर। जंक्शन है, देखो ये यस पीएन सर। फुल डायोड के जैसा है। तो अगर हम पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे या पीएन जंक्शन की बायसिंग करेंगे, वोल्टेज देंगे, तो फॉरवर्ड बायस में करंट कैसा आएगा? करंट इसी तरीके का होगा, बिल्कुल जो डायोड का होता है। सो दिस इज द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द transistor. So this is representing the input characteristics of the transistor. Is it clear? तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हैं। सर हाँ बोलो बेटे, एक क्वेश्चन था जरूर पूछिए। सर। जैसे हम मतलब डॉपिंग करते हैं बेस हाँ, एमीटर और कलेक्टर की, हाँ, फिर से बोलिए एक बार। सर जैसे हम डॉपिंग करते हैं बेस हाँ, कलेक्टर और एमीटर की, हाँ, तो सर बेस लाइटली डॉप्ड होता है, उससे कुछ फर्क तो नहीं पड़ता मतलब देख- फॉरवर्ड बायसिंग? नहीं नहीं, उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वैसे जो है ना, एक्चुअली क्या है कि ये ट्रांजिस्टर को जब डिजाइन किया जाता है तो वो उसकी डिजाइनिंग क्राइटेरिया है ना। ओके, दैट इज बेसिकली इंजीनियरिंग क्राइटेरिया है कि उसका जो डिजाइनिंग के समय क्या टेक्निक यूज करना है, वो क्यों होता है लाइटली डॉप्ड, ये सब आपको अभी नहीं जानना है। ओके, दैट विल बी ओके सर। बियॉन्ड योर सिलेबस, है ना। तो उस पे हम लोग बातें अभी नहीं करेंगे, उसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे जब आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे। देयर इज अ बुक बेसिकली, ओके, आपको बिल्कुल नहीं खरीदना है, बहुत ही मोटी सी किताब है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना, रॉबर्ट एल बॉयलस्टड। तो रॉबर्ट बॉयलस्टड की बुक होती है, दिस इज नोन एज वेरी इंपॉर्टेंट बुक। जब आप अगर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग लेते हैं तो वहां आप इसके बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो वहां पे आप डिटेल में इसी ले लियो। हाँ ठीक है, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रॉनिक्स में दोनों जगह आप पढ़ेंगे, है ना। तो रॉबर्ट बॉयलस्टेड में यू विल गेट द डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रांजिस्टर, वहां पे बहुत सारी चीजें माइन्यूटली डिस्कस्ड है ना। पूरे कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर कैसे हम करते हैं लैब में, हर चीज वहां पर डिस्कस्ड है। तो वो सारी चीजें आपको नहीं पढ़नी है, ओके। अभी जो आपका काम का चीज है हम लोग उसी पर डिस्कस करेंगे, अदरवाइज जो है आप बियॉन्ड सिलेबस जाएंगे तो भटक जाएंगे। चलिए देखिए, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गया? हाँ जी सर। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो इसको नोट कर लिए हो। जल्दी से मैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बता करके उसके बाद इसको ओवर करता हूं आज की क्लास को। देखो बेटे, so we discussed, have you drawn this? यस सर। Okay, यस सर। यस सर। good, यस सर। very good। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Now we will know about the output characteristics of transistor. Output characteristics. So let us talk about output characteristics. तो बेटा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में आप किसको प्लॉट करेंगे? आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज कौन सा होता है? VC होता है ना, इसको हम आउटपुट वोल्टेज लेते हैं ना, यहां से यहां तक। सो दिस वाज द आउटपुट वोल्टेज, याद करिए, ये वोल्टेज मैंने आपको आउटपुट वोल्टेज बताया था। सो VC इज द आउटपुट वोल्टेज। तो आप आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट में जो करंट है, यहाँ जो करंट जा रहा है कौन सा है? कलेक्टर करंट। तो आउटपुट वोल्टेज और कलेक्टर करंट के बीच का जो प्लॉट होता है दैट इज कॉल्ड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। द ग्राफ between the
collector current, that is IC, and the graph between the collector current and output voltage. कलेक्टर करंट को आप आउटपुट करंट भी कह सकते हैं. दिस कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज आउटपुट करंट. आउटपुट वोल्टेज VCE is called output characteristics of ट्रांजिस्टर. तो उसको आप क्या कहते हैं? ट्रांजिस्टर. चलो इसको आप नोट कर लो. कैरेक्टरिस्टिक्स में बता देता हूं कैसा होता है, फिर अगले क्लास में हम लोग इस पर फर्दर डिस्कशन करके ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर एंड ट्रांजिस्टर एज एन ऑक्सीलेटर के बारे में पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे, है ना. बिल्कुल सिंपल है. यहां तक अगर आप रिवाइज करके आएंगे तो बहुत ही कम समय में आप उसके एप्लीकेशन को समझ जाएंगे एंड देन यू कैन डू सम क्वेश्चंस आल्सो. तो जानिए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स. हाउ इज द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रांजिस्टर? लेट अस प्लॉट दिस. इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है बेटा. इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पे कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ देगा. इधर आप कलेक्टर करंट प्लॉट करते हैं. इधर आपने कलेक्टर करंट प्लॉट किया, आईसी आउटपुट करंट. ओके, आउटपुट करंट कलेक्टर करंट दैट इज आईसी. और इधर जो है आप क्या प्लॉट करेंगे? इधर आप कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज प्लॉट करेंगे, VCE. So VCE is your output voltage. तो IC और VCE के बीच का जो ग्राफ होगा that will be called that graph will be called output characteristics of the transistor. तो इसको हम लोग देखते हैं क्या होता है. So let us plot this. तो ये जो है यहाँ पे देखो थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा ऐसे करके उठेगा, है ना. थोड़ा सा थोड़ी दूर तक के लिए बिल्कुल जीरो होगा और फिर बिल्कुल लीनियर जाएगा, है ना. तो मैं इसको थोड़ा ज्यादा दिखा दूं ताकि आपको समझ में आए. और फिर ये लीनियर जाएगा, बिल्कुल लीनियर की तरह जाएगा. और उसके बाद फिर ये एक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ करंट अटेन कर लेता है. क्यों करता है? क्यों कलेक्टर करंट जाकर के फाइनली कांस्टेंट हो जाता है? इस बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना. ये देखो मैं इसमें एक दो ग्राफ प्लॉट करके दिखा रहा हूं क्या डिफरेंस है. अलग अलग बेस करंट के लिए ये होता है ग्राफ, लाइक दिस. तो जैसे कि यहाँ पर बेस करंट फॉर डिफरेंट बेस करंट. तो ये मान लो IB इक्वल टू कुछ मान लेते हैं हम लोग 60 माइक्रो एम्पियर. IB इक्वल टू 40 माइक्रो एम्पियर. IB इक्वल टू 20 माइक्रो एम्पियर. तो इस तरीके से जो है लाइक दिस. तो IB यानी कि जो बेस का यहाँ पे करंट है बेटा, बेस करंट को हम बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? बेस की वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे. जैसे जैसे हम बेस की वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे कलेक्टर का वोल्टेज बढ़ता जाएगा, क्योंकि कलेक्टर करंट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू बेस करंट. इमीटर करंट भी जो है, इमीटर करंट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू बेस करंट. इसके बारे में हम लोग बाद में अगले क्लास में डिस्कस करेंगे. तो when you will increase the collector current, the base current will also increase and the saturation value, ये जो वैल्यू है इसको हम क्या कहते हैं? सैचुरेशन. देखो सैचुरेशन हो गया ना. सैचुरेशन का मतलब क्या है? इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता. तो जैसे अगर आपका 20 माइक्रो एम्पियर का बेस करंट है तो कलेक्टर करंट इसके बियॉन्ड अब नहीं बढ़ेगा, चाहे आप कितना भी इधर के वोल्टेज को बढ़ा लो, है ना. आउटपुट के वोल्टेज को कितना भी बढ़ा लो, है ना. VCC को कितना भी राइज करने की कोशिश करो, नहीं बढ़ेगा. तो दिस करंट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट एंड द वैल्यू ऑफ द सैचुरेशन करंट इज हायर फॉर हायर बेस करंट, है ना.
तो अगर बेस करंट का वैल्यू ज्यादा होगा तो सैचुरेशन करंट का भी वैल्यू ज्यादा होगा ड्यू टू द प्रोपोर्शनलिटी. यू कैन सी दैट there is a proportionality here. IC proportional to IB and IE is also proportional to IB. So we will know about these concept in the next class. बच्चों आज हम लोग यहीं तक रखते हैं. We have plotted the input and output characteristics. Clear है ये? बताइए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा क्यों आया, ये हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे. इसको प्लॉट कर लो बेटे. ओके, यहां तक का समझ गए बेटा जो भी पढ़ाई किया है? सर बोलिए. सर हम ये लाइन रिपीट करना सर, आपने क्या कहा था अभी? क्या लाइन कहा था, मतलब किस? आउटपुट वोल्टेज क्या आना नहीं, आउटपुट करंट के बारे में मैंने कहा था. सर अगली क्लास में बताएंगे. नहीं, मैं वो चीज मैं यहाँ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो कि जो बेस करंट है, बेस करंट को बढ़ाने से, यानी कि अगर हम ज्यादा बेस करंट, यहाँ पे कांस्टेंट बेस करंट की बात होती है. आप जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट करते हैं वो कैसे करते हैं, तो यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन कर लीजिए, इट्स कॉल्ड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना. कीपिंग द IB कांस्टेंट. तो जब आप आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट करते हैं तो आप किसको कांस्टेंट रखते हैं? बेस करंट को कांस्टेंट रखते हैं. yes, और जब आप इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट करते हैं तो आप क्या करते हैं? इसको कांस्टेंट रखते हैं. किसको? VCE को, यानी कि आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हैं, है ना. तो इस पे हम लोग आगे फर्दर डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटे. आप क्या करो कि यहाँ तक जो भी पढ़ाया गया इसको अच्छे से प्रिपेयर करके रखना, ठीक है. तो जो सैटरडे को आपका ट्रांजिस्टर का क्लास होगा उसमें मैं यहाँ के बियॉन्ड फर्दर बताऊंगा. नोट कर लिया इसको? मतलब आउटपुट वोल्टेज को कैसे यस सर. यस हाँ सर. बेटा, यस सर, यस सर. हाँ, नहीं, आप आउटपुट बताइए. वोल्टेज को कैसे कांस्टेंट करते हैं? वो तो बोला ना मैं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. कांस्टेंट करने के लिए उसको मेंटेन करना पड़ेगा हम, है ना. उसको Yes, sir. पैरामीटर को Sir. घटा मेंटेन करना पड़ेगा. वो मेंटेन हम सर्किट के थ्रू करते हैं, है ना. Okay, sir. ओके, तो वो कैसे कर सकते हैं कांस्टेंट, उस पे Yes, हम लोग sir. थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे. ऑल्दो ये क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, बट हम फिर भी आपके समझने के लिए नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन कर लेंगे कि हम इनपुट करंट को यहाँ कैसे कांस्टेंट रख सकते हैं और इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में आउटपुट वोल्टेज को कैसे कांस्टेंट रख सकते हैं. इस बारे में जरूर हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑन सैटरडे क्लास. ओके, तो आज यहीं तक रखते हैं बेटा. समझ रहे हो? चलो इसको जल्दी से नोट कर लो यस सर. और यहाँ तक रिवाइज कर लेना अच्छे से. तो नोट हो गया? Yes sir, yes sir. Okay, then I am going to end this class. यस सर. Goodbye, good evening, have a nice day.